यूपी की रजिस्ट्रेशन चेंज करवाने का मन नहीं है तो आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ एक ऐसा हॉस्पिटल जो कि इंदिरापुरम में पड़ता है, जिसका नाम है यशोदा मेडसिटी। हॉस्पिटल इतना बड़ा है कि दिल्ली के अंदर मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे हॉस्पिटल से बड़ा है, एम्स को छोड़ के। 1200 बेड का ये हॉस्पिटल है अभी, लेकिन 650-700 के आसपास ही जो बेड है इनके फंक्शनल है। बाकी अभी इन्होंने मतलब फंक्शनल करे नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पेशेंट आते हैं उसी तरीके से ये फंक्शनल अपने बेड को करते जाएंगे। बट फिर भी 1200 बेड बहुत होते हैं। शक्ति खंड में ये पड़ता है, इंदिरापुरम गाजियाबाद में। रजिस्ट्रेशन यूपी के साथ ही आपको एक्सेप्ट करेंगे और नर्सेज के लिए ये बहुत ही बेस्ट हॉस्पिटल है। बेस्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। हर एक डिपार्टमेंट का मतलब इवन गायनी पीडियाट्रिक भी इसमें आपको मिल जाएगी। बाकी न्यूरो, नेफ्रो, कार्डियो हर चीज़ तो होती है यहाँ पे। आईसीयू भी अच्छे खासे हैं, ऑनको का भी अच्छा खासा स्कोप है। तो आपको किसी भी डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। उसके बाद सैलरी की बात करूँ तो 23 से 25 के बीच में सैलरी आपको मिलेगी एज ए फ्रेशर अगर आप जाते हो। बट वहाँ पे क्योंकि अभी फ्रेशर नहीं ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आप फ्रेशर हो तो अभी के लिए आप होल्डर हो, अभी के लिए आप मत जाओ। बट जहाँ तक मुझे पता है 1 या 2 महीने के बाद इन्होंने फ्रेशर के लिए भी वैकेंसी स्टार्ट कर ही देनी है, क्योंकि यहाँ पे अभी इन्होंने ज़्यादातर एक्सपीरियंस वाले स्टाफ को ही उठा रहे हैं और जितने एक्सपीरियंस वाले स्टाफ आएंगे वो हायर सैलरी पे आएंगे। तो हर हॉस्पिटल को ये होता है कि अगर हम 40% एक्सपीरियंस स्टाफ या 30% भी एक्सपीरियंस स्टाफ रख ले तो 60 से 70% हम फ्रेशर के साथ चला सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले उनको सिखाने के लिए है ऑलरेडी। लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर वो सारे फ्रेशर ही भर लेंगे तो फिर उनका हॉस्पिटल चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पे सेम जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले अमृता में एक्सपीरियंस वालों को लेते थे, लेकिन अभी एक्सपीरियंस के साथ साथ फ्रेशर को दबा के ले रहे हैं, क्योंकि अब उनको पता है कि उनको लेना है। तो अभी सैलरी का जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेशर की 23 से 25 है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ वो आपकी 15% या 20% तक बढ़ा के दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो मेरी 40,000 सैलरी है ना, और मैं 6 या 7 8 या 9 साल का एक्सपीरियंस जितना भी मुझे है मैं लेके जाता हूँ वहाँ पे, तो वो मेनली देखेंगे आपकी प्रीवियस सैलरी क्या है। प्रीवियस सैलरी क्या है उसके हिसाब से उन्होंने अपना चार्ट बना रखा है पूरा, है ना। सीएनओ मैम सारा उनके पास होता है कि कितना हम कर सकते हैं, जो भी वो कैलकुलेशंस करके आपकी सैलरी लगाते हैं उसी हिसाब से आपको करना है। मतलब 15% तक मान के चलो कि आपकी सैलरी बढ़ेगी। 15% कितना होता है, 100 का 1,15,000 हो गया है ना। तो इस तरीके से आप अपनी सैलरी का 15% बढ़ा के देख सकते हो कितना है, उतनी हाइक आपको मिल जाएगी। हद 20 तक मिल जाएगी, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पे एक चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगी है कि किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, जैसे मैं मणिपाल में गया था तो मणिपाल में उन्होंने मेरी 52,000 सैलरी बोली, मतलब से CTC अराउंड 62, और सारा कुछ कट कटा के उसमें से 12-13 हज़ार रुपये तो ऐसे ही कट जाता था। 12-13 हज़ार में क्या 2 PF डाल देते हैं ये, है ना, साथ में ये मतलब आपका कोई भी इंश्योरेंस डाल देंगे, है ना। इंश्योरेंस डाल दिया, फिर आपकी सिक्योरिटी डाल देंगे, मतलब कुल मिला के आपका 12-13 हज़ार खा जाते हैं। मतलब मिलता तो खैर PF आपको ही है, लेकिन एक तरह से उस टाइम पे आपके हाथ से सारे अमाउंट चला जाता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी कटनी है। अगर आपकी 40,000 सैलरी लगी है तो 39,000 इन हैंड आपको मिल ही जानी है, क्योंकि 1,000 से ज़्यादा इनकी कोई भी और मतलब कटवट करते नहीं है। अगर आपकी इंश्योरेंस है तो बढ़िया है, नहीं है तो फिर आपको हॉस्पिटल वाले करवा देते हैं। रजिस्ट्रेशन यूपी की चाहिए। बर्डन वाइज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा यहाँ पे बर्डन है, क्योंकि अभी ये हॉस्पिटल फुली फंक्शनल नहीं है, मतलब सारे बेड फंक्शनल नहीं है और इनके पास काफ़ी सारा स्टाफ भी है, तो ठीक है, मतलब वहाँ पे बर्डन नहीं है। यहाँ पे 1-2-3 बच्चे काम कर रहे हैं, मैंने उनसे भी बात करी थी। तो बर्डन वाइज उन्होंने बोला है कि 50-60% ही, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी वार्ड में जरूर रहता है बर्डन, क्योंकि वार्ड में पेशेंट आते रहते हैं जाते रहते हैं। अगर आपको ऐसे पेशेंट मिल रहे हैं कि 3 डिस्चार्ज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली 3 आपको लेने भी पड़ेंगे, तब आपके लिए ये बिजी हो सकता है। बट आईसीयू वगैरह ठीक रहते हैं। तो वैकेंसीज के लिए यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को ले रहे हैं, लेकिन 1 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 1 साल का भी हो तो चलेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो फिर ये आपको मना ही करेंगे, क्योंकि फ्रेशर को अभी ये ले नहीं रहे हैं, है ना। तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा बेटर है। फ्रेशर हो तो अभी के लिए वेट करो, क्योंकि यहाँ पे 1 या 2 महीने के बाद लेना स्टार्ट करेंगे। अभी इंटरव्यू का प्रोसेस मैं बताऊँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हॉस्पिटल में एंट्री करते टाइम लेफ्ट साइड पे आपको एक गार्ड दिखेगा जो आपकी एंट्री करेगा और एक विजिटिंग पास देगा आपको। वो पास लेके आपको हॉस्पिटल के अंदर एंटर करना है और सीधा लिफ्ट से 8th फ्लोर पे चले जाना है। 8th फ्लोर पे जाके वहाँ पे आपकी इंटरव्यू होगी। वहाँ पे आपको जाना है 8026 नंबर। ये जो है नर्सिंग डिपार्टमेंट है यहाँ पे, मतलब उनके नर्सिंग एजुकेटर है जो आपकी इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। एक शॉर्ट इंटरव्यू होती है, जस्ट आपके बारे में, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कितना एक्सपीरियंस है, ये वो सारी चीज़ें बात करके उसके बाद उसी हिसाब से आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो वो क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वो क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो, आप क्वेश्चन पेपर पास कर लेते हो, तो उसके बाद आप जाते हो सीएनओ के पास। सीएनओ के पास आपको लेके जाएंगे, वहाँ पे आपकी एक छोटी सी इंटरव्यू होगी। तो अगर वो इंटरव्यू आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपको जिस भी डिपार्टमेंट के एक्सपीरियंस से डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। डिपार्टमेंट वाले वहाँ पे जो भी डॉक्टर होंगे वो आपकी इंटरव्यू लेंगे। अगर आपकी इंटरव्यू अच्छी गई तो सारी चीज़ें लिख देंगे कि हाँ भाई वी आर एक्सेप्टिंग दिस स्टाफ। अगर आपकी इंटरव्यू नहीं अच्छी गई तो वो लिख देंगे कि नॉट सिलेक्टेड, या जो भी है ना अपनी साइड से।
और उसके बाद आपको या तो खुशी की खबर मिलेगी या फिर दुख की खबर मिलेगी। बट अगर आपको खुशी की खबर ही चाहिए, दुख की नहीं चाहिए, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स के दौरान आपको हर एक चीज़ वो मिलेगी जो यहाँ पे पूछी जाएगी, और अगर आपने मेरा कोर्स लिया तो 110% आपकी ज्वाइनिंग मैं करवा के दूंगा यहाँ पे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो आपको पता ही ना हो। बाकी हर एक चीज़ आपकी सपोर्ट के लिए मैं दे दूंगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इंटरव्यू को क्वेश्चन की, ठीक, क्या क्या वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, वो आपको उनको बताना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। उसके बाद मैंने प्रीवियस कहाँ पे काम करा है, मुझे कितना एक्सपीरियंस है, कौन से डिपार्टमेंट में काम किया है, कौन कौन से मैंने पेशेंट देखे हैं, और कौन कौन सा मतलब मुझे काम आता है, कौन क्या क्या मैं परफॉर्म कर लेता हूँ ना। हर एक वो चीज़ आपको बतानी है जो आपकी इंट्रोडक्शन में मायने रखती है। उसके बाद है कि आपने कैसे कैसे पेशेंट देखे हैं, तो वो आपने अगर पहले ही अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया तो ये क्वेश्चन स्किप हो जाता है। अगर आप नहीं बताते हो तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि आपने कैसे कैसे पेशेंट देखे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वेंटिलेटर की सेटिंग्स के बारे में, ये सबसे पूछा जा सकता है क्योंकि आप एक्सपीरियंस वाले ही हो और यहाँ पे एक्सपीरियंस वालों को ही ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप जाओगे तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि वेंटिलेटर की सेटिंग्स के बारे में बताओ कि कौन कौन सी होती हैं और किस पे कब डालना होता है पेशेंट को, है ना। तो उसके मोड याद रखना और किस मोड पे कब डालना है ये याद रखना। और उसके बाद है शॉक के बारे में, हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो मेरे से हाइपोवॉलेमिक शॉक के बारे में पूछा था तो वो मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया। जितने भी शॉक आपको पता है, चाहे सेप्टिक शॉक हो गया, हाइपोवॉलेमिक शॉक हो गया, एनाफिलेक्टिक, कार्डियोजेनिक, न्यूरोजेनिक, है ना। तो जितने भी शॉक आपको पता है आप बता सकते हो, क्योंकि वही बताना जिनके बारे में आपको डिटेल में पता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई ऐसा शॉक बता दिया कि आपसे पूछे और आपको खुद को शॉक लग जाएगा, अब मैं कैसे बोलूँ, है ना। तो ये चीज़ का थोड़ा सा खास ध्यान रखना है। उसके बाद लैब की नॉर्मल वैल्यूज पूछ सकते हैं, जैसे मेरे से सोडियम पोटेशियम की पूछी थी, तो आपसे भी सोडियम पोटेशियम की या फिर ABG की नॉर्मल वैल्यूज पूछ सकते हैं ना। HBTLC प्लेटेड भी पूछ सकते हैं, जो भी उनके दिमाग में आ गया वो आपसे पूछेंगे। और वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज़ ना पता हो और किसी छोटी सी चीज़ की वजह से आपकी ज्वाइनिंग जो है वो होल्ड पे हो जाए। उसके बाद इस्पा टूल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपको पूछ सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि नर्सिंग हैंडओवर के टाइम पे हम इस पर टिक 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 मारते जाते हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं है कि क्या क्या चीज़ है, मतलब इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ देख रहे हैं, ना। तो हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए इस बार टूल के बारे में, तो वो जरूर पढ़ के जाना। उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया पूछा था कि कब उसको आप काउंट करोगे, 60 पे, 65 पे, 70 पे या फिर उससे भी कम। तो 670 की नॉर्मल, मतलब 70 की रेंज हम मान के चलते हैं कि अगर 70 से नीचे है, चाहे 69 भी है, तो भी पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में काउंट करते हैं 70 तक, है ना। तो 70 से ऊपर अगर है तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया में काउंट नहीं करते। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर कम है लेकिन आपको इंसिडेंट रेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 70 से कम है, हाइपोग्लाइसीमिया है, तो इंसिडेंट उसका रेज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी उसकी जो भी मैनेजमेंट आप करते हो ना, वो आपको बताना है, जैसे डेक्सट्रोज वगैरह आप देते हो। तो उसके बाद सक्शनिंग की टाइप के बारे में पूछा था कि कौन कौन सी टाइप की सक्शनिंग होती है। तो सक्शनिंग देखो, ओपन और क्लोज दो टाइप की होती है। मोस्टली मैंने देखा है हॉस्पिटल्स के अंदर ओपन वाली यूज़ करते हैं ऐसे वाले पेशेंट के लिए जो अभी आज आया है, या फिर किसी भी वजह से उनको इंटूबेट कर दिया है ना, या फिर किसी शॉर्ट टाइम के लिए उसको इंटूबेट करा है, तो उस टाइम पे मोस्टली मैंने देखा है ओपन सक्शन का ही यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट जो हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, या फिर उसको ट्रेकियोस्टमी लगा हुआ है ना, या फिर काफ़ी टाइम से वेंटिलेटर पे चल रहा है, महीने से 2 महीने से, या फिर डॉक्टर को पता होता है कि ये लंबे टाइम तक चलेगा, या फिर कोई ऐसा पेशेंट जिसको इन्फेक्शन ज़्यादा है या होने के चांसेस हैं, या फिर ऐसा पेशेंट जो दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन फैला सकता है, खांसी करे, या कोई ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जो दूसरों को फैल सकती है, ऐसे वाले पेशेंट में हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि हम क्लोज सक्शन का ही यूज़ करें। लेकिन हर हॉस्पिटल के अलग अलग प्रोटोकॉल है, कई हॉस्पिटल में तो हर पेशेंट के लिए ही क्लोज सक्शन का यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये महंगा पड़ जाता है। तो हर किसी में, मतलब जिसमें मैंने काम करा है 2-3 हॉस्पिटल में, मैंने देखा वहाँ पे हर बार क्लोज सक्शन का हम यूज़ नहीं करते थे, हम ओपन सक्शन का ही यूज़ करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, बाकी ये सारे क्वेश्चन मेरे कोर्स में एडेड है। अगर कोर्स लेना है तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ पे डायरेक्ट मुझे हाई लिख के भेजो और आपको कोर्स ज्वाइन करना है मुझे बताओ, मैं आपको विदिन 7 डेज रेडी करके इस हॉस्पिटल में भेजूंगा। और इस हॉस्पिटल की हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, क्या क्या क्वेश्चन आपको आने हैं, क्वेश्चन पेपर और हर एक चीज़, ठीक है। इवन रेफरेंस भी आपको मिलेगी। तो जो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं सर्वोदय हॉस्पिटल के ऊपर बनाऊंगा, तो अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करो, क्योंकि इस चैनल पे आपको हॉस्पिटल के बारे में जानकारी भी मिलती रहती है, किस हॉस्पिटल में वैकेंसी चलती है ये भी पता चलता रहता है, और साथ में आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था। बाकी मेडिसिटी हॉस्पिटल के बारे में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। कोर्स लेना है तो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।